जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई, आज से हमारा एक हिंदी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है दोस्तों गद्यांश। भाई, आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जैसे एसएससी जीडी का, तो उसमें एग्ज़ाम में दोस्तों आपको अपठित गद्यांश ज़रूर पूछा जाता है, जिसकी दोस्तों आपके लगभग 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो गद्यांश को हमें कैसे सॉल्व करना रहता है, तो आज हम आपको गद्यांश को पढ़ना बताएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे दोस्तों गद्यांश से हमें प्रश्नों के जो है आंसर बताने होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ गद्यांश की बात होगी, और इससे पहले दोस्तों हमारे विभिन्न चैप्टर्स आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सर ये गद्यांश वाला जो चैप्टर है हमें गद्यांश को बनाना नहीं आता है। तो भाई, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आपको दोस्तों गद्यांश का एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही तरीके से आपको ढूंढना है, कैसे आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा कि, और आपके एग्जाम में कभी भी गद्यांश का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे ज़रूर बनेगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो गद्यांश 1 से लेकर गद्यांश 10 तक के गद्यांश हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लगभग इस बुक में दोस्तों आपके लगभग 40 गद्यांश दिए गए हैं, तो हम आपको 10-10 करके ये सारे गद्यांश रीड करके बताएंगे और उनके आंसर भी बताएंगे कि हमें कैसे फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। और ये बुक आप देख पा रहे हैं, रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। लगभग हमारी सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपका अंतिम सेशन चल रहा है। और काफ़ी समय से आपकी हिंदी की भी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो आज हिंदी की भी क्लास आपकी हो गई है। अब लगभग आपको सभी क्लासें रेगुलर देखने को मिलेंगी। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहेगा 16वां अध्याय है, और इससे पहले हमारे 15 अध्याय जो हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। और 16वां अध्याय है दोस्तों हमारा अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है कि ये जब भी एग्जाम में आता है तो ये हमेशा बिना पढ़ा हुआ आता है, क्योंकि अपठित गद्यांश का मतलब ही होता है कि जो कभी पढ़ा ही नहीं गया हो, यानी जो पढ़ा नहीं गया हो तो उसको हम बोलते हैं अपठित गद्यांश। लेकिन ये जब भी एग्जाम में आते हैं होते आसान है, बस यदि आपको इन सारी चीज़ों को विशेष बातें यदि आपको कुछ पता है तो आप लोग बड़े ही आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे। आपको मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि आपको यदि ये सारी चीज़ें पता है कि हमें कैसे गद्यांश को पढ़ना होता है, सबसे पहले किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है जिससे हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही हो और क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है भाई, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे कि अपठित गद्यांश से आपके किस किस टाइप्स के जो है आपके गद्यांश एग्जामिनर जो है वो आपको दे सकता है। जैसे अपठित का अर्थ मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो पढ़ा नहीं गया है उसको हम अपठित कहते हैं। अपठित गद्यांश में आपको साहित्य पर भी दे सकता है और आपको विज्ञान में भी दे सकता है। गद्यांश कला में भी क्षेत्र में दे सकता है, संस्कृति में दे सकता है, दर्शन शास्त्र और भी दोस्तों आपके जो भी अन्य मानवीय विषय हैं उनमें भी दोस्तों आपके जो पैसेज हैं गद्यांश हैं वो दे सकता है। गद्यांश जो होता है ये हमेशा लेखकों की रचनाओं से लिए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो पैसेज बनता है, जो गद्यांश बनता है, वो किसी एक चैप्टर की बीच की कड़ी से उठा सकता है, या स्टार्टिंग से उठा सकता है, या लास्ट के अध्याय से उठा सकता है, और उसी से संबंधित प्रश्न आपसे उसमें पूछे जाते हैं, जो कि इससे छात्रों के मानसिक व्यायाम होता है। आपकी जो दोस्तों मानसिक क्षमता होती है इसका पता चलता है, साथ ही साथ उनकी व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता की परख भी होती है, एक साइकोलॉजी टाइप का। जैसे आपको कुछ आपको एक पैसेज देगा, उसी पैसेज से आपको उनके अंदर उनके जो आंसर होंगे उनको आपको छांटना होता है कि आपके थोड़ा सा देखा जाए तो ये एक मानसिक अभिव्यक्ति की क्षमता वाले प्रश्न होते हैं, इनको आपको फाइंड करके बताना होता है।
यहाँ पे बोला गया है कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि आप में से हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट को दोस्तों इन सभी चीज़ों को याद रखना चाहिए। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि जिनको लगता है कि सर ये अपठित गद्यांश वाला जो चैप्टर है ये हमसे कम सॉल्व होता है, कुछ क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप लोग ज़रूर सोचते होंगे। लेकिन अब आज से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, केवल आपको यह हमारी 6 बातों को विशेष ध्यान से रखना है आपको। सबसे पहले आपको देखो गद्यांश को क्या करना है, दिए गए गद्यांश को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसका प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। उसके बाद आपको जो भी गद्यांश दिया गया है 1 मिनट का समय लगेगा, आपको पूरा गद्यांश को आपको ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि किन किन शब्दों का उसमें वर्णन किया गया है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि गद्यांश पढ़ते समय आपको मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। जो आपको लगे कि हाँ ये बात यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा रेखा खींच लें, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये बेस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तीसरा पॉइंट आपको यह है कि गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। भाषा एकदम सरल होने का मतलब है कि जो उसकी लैंग्वेज होगी वो एकदम सीधी होगी, सरल होगी, थोड़ी सी लंबी भी नहीं होगी। आपको कम समय में उत्तर उसमें कम भाषाओं में आप कम शब्दों में आपको उत्तर उसमें देना होता है। चौथा पॉइंट है कि उत्तर सरल हो, संक्षिप्त व सहज होने चाहिए, जो कि अपनी भाषा में ही उत्तर आपको देने चाहिए, कि जो आपके गद्यांश की भाषा है उसी भाषा में आपको उत्तर देना है। पांचवी बात आपको ये याद रखनी है कि प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जितने आपके शब्द कम होंगे उतने में ही देना चाहिए। साथ ही साथ गद्यांश से ही उत्तर छांटने चाहिए। आपको अपनी मर्जी से कहीं से उत्तर लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो भी उत्तर देना है वो उसी गद्यांश से ही आपको देना है, उसी से संबंधित। छठवां पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। जो भी आपका गद्यांश का जो भी मूल भाव हो उसी के आधार पर उसका आपको शीर्षक भी लिखना चाहिए। तो यानी कि आपको ये 6 बातें हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी होगी गद्यांश को हल करते समय। उम्मीद करते हैं ये बेसिक पॉइंट, उम्मीद है कि आपको ये 5 मिनट में हमने आपको ये बेसिक पॉइंट बता दिए हैं। अब मैं आपको देता हूं आज का पहला गद्यांश। आपको करने का तरीका मैंने जो बताया है, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट एक पॉइंट कर बताया था कि सबसे पहले तो आपको गद्यांश को पढ़ना है, इसके बाद आपको उसी बेस पर आंसर इसमें करना होगा। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले गद्यांश को एक अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जैसे इसमें दिया गया है आपको कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, इसमें देखो एक ब्रैकेट में एक पॉइंट दिया गया जिसमें लिखा है MSF। तो ये MSF जो है मेरे भाई ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म दिया गया है मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स का, के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस का एक गैर सरकारी, अब ये जो आपको एक पॉइंट करके ये आपको दिया है ना, ये आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि इस प्रश्न के बाद एक रिक्त स्थान दिया गया, इस रिक्त स्थान के जगह आपको यहाँ पर क्या भरना होगा, तो आपको वो क्वेश्चन में बताना है। आपको एक उपयुक्त शब्द है जो कि इसमें आपको भरना है, वो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे। इसके बाद जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से, फिर आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया है, ये आपका प्रश्न रहेगा। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है आगे, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है, आपको उचित शब्द यहाँ पर भरना होगा। फिर लिखा है कि देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है यह संगठन। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न पूछा कि यहाँ पर कौन सा उचित शब्द आएगा। फिर दिया है बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके। इसके बाद आपको चौथा प्रश्न दिया है रिक्त स्थान है, कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति रिक्त स्थान। पांचवा प्रश्न दिया गया है से सम्मानित किया गया था। अब भाई नोबेल शांति पुरस्कार ही तो हो सकता है, तो 5वें नंबर पर दोस्तों पुरस्कार भी आ सकता है। आप तो यहाँ से बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो। ठीक है भाई, तो ये एक बेसिक बोल सकते हैं कि कुछ इसमें खास ज़्यादा तो गद्यांश में दिया नहीं है, बस इस टाइप का गद्यांश पूछा जाता है। और ये गद्यांश आप देख भी पा रहे होंगे, 20 फरवरी को 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिएगा भाई, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को बताना चाहेंगे कि पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा एक उचित शब्द है जो भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थान एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सायकाल या फिर एक संगठन।
अब एक आप बात बताओ, यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स के नाम से जाना जाता है, ये फ्रांस का एक गैर सरकारी गैर सरकारी अब रिक्त स्थान, यानी कि पहला क्वेश्चन तो गैर सरकारी हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर है, सायकाल या संगठन। क्या गैर सरकारी सायकाल, भाई देखो उपयुक्त विकल्प आ ही नहीं रहा है, तो सायकाल तो होगा नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात तो की नहीं गई है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, एक संगठन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप कहोगे सर कैसे पहचाना, क्योंकि यही एक ऐसा शब्द है संगठन जो कि उसकी वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के रिक्त स्थान में रखने पर एक उपयुक्त शब्द वहाँ पर निकल के आ रहा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तो कोई यूज ही नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में कोई चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। तो संगठन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जो युद्ध क्षेत्र, अब यहाँ पर गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से, अब यहाँ पर देखो दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प, तो यहाँ पे दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में क्या आएगा, अतिक्रमण, परिचित या राजपथ या प्रभावित। तो अब यहाँ से आपको उसी गद्यांश पर फिर से चलना है, और यहाँ पे देखो लिखा है कि जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से प्रभावित यानी कि जो बीमारियों से कैसे होंगे प्रभावित, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रभावित ही आएगा, क्योंकि प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। ये देखो यहाँ पर एकदम उपयुक्त है। और यहाँ पर देखो ये संगठन की बात की गई थी, तो यहाँ से देखो संगठन आपको मिला, तो इसका मतलब है इसमें संगठन ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, अब आगे देखो दिखा है कि यह संगठन। अब भाई हम तीसरे ऑप्शन पे चलेंगे। भाई तीसरा प्रश्न में कौन सा ऑप्शन दिया गया था, दिया गया कि विभिन्न विनाश अनुग्रह या अत्यंत, विभिन्न विनाश अनुग्रह या अत्यंत। तो अब भाई तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया कि यह संगठन रिक्त स्थान बीमारियों जैसे मधुमेह, यानी कि यहाँ पर बीमारियों की बात हो रही, तो यहाँ पर मधुमेह है, दवा प्रतिरोधी संकट, विभिन्न बीमारियाँ हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी दोस्तों आपको दिया गया था जिसमें लिखा था विभिन्न, यानी कि यह विभिन्न बीमारियों जैसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका विभिन्न आ जाएगा। इसके बाद आपका फिर चौथे नंबर पे आता है कि महाद्वीपों पर उनके उनके कार्यों के लिए। तो चौथे नंबर पर देखो आपका क्या दिया गया, उनके अनुभव कार्यों के लिए, उनके बेकार, भाई बेकार तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव तो बताना ही नहीं है, मानवीय कार्यों के लिए हो सकता है। तो आप क्या कहोगे सर, बिल्कुल सही है, उनके मानवीय कार्यों के लिए। मानवीय कार्यों के लिए उन्हें नोबेल का शांति क्या दिया गया था, नोबेल का शांति भाई पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका मानवीय होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो इस प्रकार से आपको जो है गद्यांश को छांटना होता है। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों प्रश्न आपको छांटने अच्छे तरीके से आ गई, चलिएगा बहुत अच्छे। इसके बाद आता है हमारा गद्यांश नंबर 2। एक गद्यांश कंप्लीट हुआ, दूसरा गद्यांश उसी तरीके से आपको पढ़ना है। इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे और जहाँ पे आपका रिक्त स्थान दिए गए हैं वहाँ पे हमें उनको रखना होगा शब्दों को। वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही रिक्त स्थान होता है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की रिक्त स्थान करना भी कल्पना करना ही हो सकता है इसमें, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके माइंड में चलती जाती हैं। काफ़ी कठिन है। यह वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हम पूरे विश्व में हो रही यहाँ पे देखो हमें क्या होगा, हम जब पूरा पैसेज पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में क्या होते हैं, प्रश्नों के आंसर आने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में हो सकता था कि जानकारी देकर वर्तमान समय में जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। समाचार पत्र व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारों, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं, मेला, त्योहारों, तकनीकी आदि की जानकारी भी मिलती है। और यह हमारे ज्ञान और कौशल और तकनीकी रिक्त स्थान को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था, हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें, विशेषज्ञों के विचार, यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। और आगे है कि बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के रिक्त स्थान और उस क्षेत्र के प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन का सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती हैं।
तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी रिक्त स्थान दिए गए हैं उनके जवाब आपको इसमें बताने हैं। जैसे कि पहला रिक्त स्थान आपको दिया गया था, इसमें दिया गया कि ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही देखा होता है। भाई देखा होता है, भाई देखा होता है, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है, वाक्य तो वास्तविक तो बन ही नहीं रहा है। जब वास्तविक ना बने वाक्य तो समझ लेना कि वहाँ पर वो शब्द नहीं आएगा। मुश्किल, भाई देखो ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है, बिल्कुल परफेक्ट शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, आप भी इसका सही जवाब दे पा रहे होंगे। आगे देखो दिया गया कि आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। तो भाई देखो कल्पना करना मैंने आपको बताया भी था, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यही आ सकता है। आवश्यकता करना क्या होता है? ज़रूरत करना, संरचना करना? भाई नहीं, जो है वो बात है बिल्कुल सही है, जो है आपका कल्पना करना, क्योंकि आज के समय के बिना हम समाचार पत्र के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपको दिया गया था कि यदि हम पूरे विश्व में हो रही, क्या हो रही हैं विश्व में? त्योहार हो रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था विश्व में क्या हो रही है भाई, प्रमुख पर विभिन्न तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो उनकी जानकारी जो है देकर वर्तमान में से हमें जुड़े रखने के लिए हमारी मदद करता है। यह हमारे ज्ञान और कौशल और तकनीकी की क्या करता है भाई, तकनीकी की जागरूकता को बढ़ाता है, मांग को। क्या कोई बाजार थोड़ी है जो मांग बढ़ेगी भाई, तो गलत हो जाएगा। बात को बढ़ाता है, संख्या को भाई नहीं। यह हमारी जागरूकता को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। और पांचवा है हमारा कि बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के छपाई और उस क्षेत्र में की बढ़ाई। देखो बढ़ाई थोड़ी होगा भाई, क्या बढ़ाई होगा भाई? नहीं, उनके विवरण की बात हो रही है, क्योंकि जो अखबार होते हैं उन पर क्या छपता है? विवरण छापा जाता है। तो खबरों के विवरण और उस क्षेत्र के प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? मैंने अभी तक आपको दो गद्यांश छांटने के तरीके बताए और उम्मीद करते वो दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग भी हमसे पहले ही गद्यांश छांटने का प्रयास आप लोग किया करें। तीसरा गद्यांश आपके सामने ये देखो दिया गया, सभी लोग पढ़ो पहले गद्यांश को, कि जोखिम वाले कार्यों या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक का अनुभव कराते हैं। यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता है। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है, और इसके रिक्त स्थान प्रभाव, नुकसान और हानि पहुंचते हैं। जहाँ जहाँ पर भी रिक्त स्थान है वो आपका प्रश्न है, वहाँ पे आपको आंसर देना है। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी रिक्त स्थान के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं, प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है। हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। इस तरह की गतिविधियाँ और साहस से भरी होती हैं, जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पूरा जीवन साहसिक अनुभवों से भरा होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक रिक्त स्थान देते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े भी पैसेज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 के ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिएगा अब इनके हम प्रश्नों पर विशेष चर्चा करते हैं। तो इसमें होता क्या कि गद्यांश में आपके टोटल लगभग 5 प्रश्न देता है। तो ये पांचों प्रश्न भाई बहुत आसान होते हैं, आपके माइंड सेट से ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया, उसी गद्यांश के बेस पर हमें इसमें आंसर देना है। एक उचित शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है। इसमें दिया कि जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक किसका अनुभव कराते हैं? दुविधा का। भाई देखो उत्साहवर्धक की जब बात हो रही है पॉजिटिव, तो दुविधा यानी कि यहाँ पर नेगेटिव सेंस तो आने वाला ही नहीं है। क्या नेगेटिव सेंस आएगा मेरे भाई? आप कहोगे जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे सर कि उत्साहवर्धक दुविधा का तो होगा नहीं, प्रमाण का, प्रणाली का भाई नहीं, गतिविधि तो हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर सही होगा कि वो उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। एक बार आप इन शब्दों को रखोगे ना, तो जहाँ कहीं भी शब्द आपको थोड़ा सा अटपटा शब्द लगे तो समझ लो वो वहाँ पर शब्द नहीं आने वाला है। ये मैंने आपको वाक्य शुद्धि में भी बहुत अच्छे से बताया था कि जहाँ पर हम शब्दों को रखते हैं ऑप्शन से उठा उठा के, यदि वहाँ पर वाक्य पढ़ने में थोड़ा सा भी अटपटा लगे तो समझ लो वो शब्द वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक वैसे ही आपको इसमें भी आपको छांटना है।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके रोमांचक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं उसके नकारात्मक। भाई साहसी चीज़ें तो कभी भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती हैं। पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है और कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो साहस से प्रभाव से हमें नुकसान मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। तो साहस वाला तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसके कुछ भी प्रभाव, भाई कुछ भी प्रभाव का मतलब क्या है भाई? इतना बड़ा पैसेज तो इसका मतलब कुछ भी लिखेंगे भाई गलत होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए और सी में से आप बताएंगे। तो आप कहोगे सर इसके नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिविटी से हमें ये नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। रोमांचक का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा था नकारात्मक के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आ गई होगी सभी लोगों को क्लियर। यदि आपको दोस्तों क्लियर बातें समझ में आ रही हो, गद्यांश छाटना अच्छे से आ रहा हो और वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो साथी हमारे नए हो चैनल पर, भाई उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यद्यपि साहसिक लोग कभी भी पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा भैया, क्या पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं? भाई क्यों नहीं सोचते हैं? तो उसका मतलब है कि वो साहसिक नहीं होंगे, तो पर्यावरण से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि साहसी लोग जो होते हैं वो कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। उन्हें जो भी काम करना हो तो वो बड़े ही साहसी पूर्वक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा कि वो परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रमाण का कोई मतलब नहीं है, कार्य का कोई मतलब ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? पहला ही ऑप्शन रखने से सेंटेंस हमारा एकदम बिल्कुल भाई स्पष्ट हो गया। चौथा क्वेश्चन दिया गया कि इस तरह की गतिविधियां रिक्त स्थान और साहस से भरी होती है जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। मतलब इस तरह की गतिविधियां प्रकृति और साहस से भरी होती है। भाई प्रकृति और साहस का क्या मतलब है भाई? हाँ, उत्साह तो बोल सकते हैं, डर का कोई मतलब नहीं। जब साहस आ रहा है तो उसमें डर कहाँ से आ गया भाई? डर तो भाई बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, उत्साह तो कह सकते हैं भाई। तो बिल्कुल सही होगा भाई, उत्साह और साहस से होती हैं। किससे भरी होती है भाई? उत्साह और साहस से। नियम से भरी होती है भाई, गलत हो जाएगा। उत्साह और साहस से भरी होती है भाई। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर आ रहा है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का, देखो गतिविधि आ गई तो भाई क्वेश्चन में भी देखो मैंने गतिविधि भरा था, का समूह होता है और उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं, समय देते हैं भाई, गलत। अनुभव बातें देते हैं, अस्वाभाविक बातें हिस्सा देते हैं भाई, नहीं, अनुभव देते हैं। कौन सा अनुभव देंगे भाई? तो आप क्या कहोगे भाई? अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। तो भाई देखो गद्यांश जितना ही बड़ा होगा उतना ही गद्यांश आपका सरल होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला गद्यांश है भाई गद्यांश नंबर 4 हमारा। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, गद्यांश में क्या क्या कहा गया है। बस 1 मिनट आपको पढ़ने में जाएगा और बाकी के 5 क्वेश्चन 1-1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। अब भाई देखो इसमें दिया गया कि वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक हैं, ये तो सभी को पता है। और कहा भी गया है कि वन ही जीवन है। जैसे जल ही जीवन है ठीक वैसे ही वन ही जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की रिक्त स्थान कटाई होती है। यह समस्या दिन प्रतिदिन रिक्त स्थान रूप धारण करती जा रही है। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं रिक्त स्थान की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। जंगल पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। वे ग्रह की रिक्त स्थान को बनाए रखने में मदद करते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं, वाटर शेड की रक्षा करते हैं। वे जानवरों के लिए एक रिक्त स्थान, आवास और लकड़ी का एक प्रमुख स्रोत हैं जो कि हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो यह पैसेज भी आपके 22 फरवरी 2024 के ही एग्जाम का आया हुआ गद्यांश है। तो अब इस पर क्या करना है, हमने पैसेज को पढ़ लिया अच्छे से। अब आपको इनसे जो भी 5 क्वेश्चंस बने हुए हैं उनके आप लोगों को आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है कि इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की क्या हो रही है? वनों की मज़ेदार कटाई होती है भाई। बजो वनों की आवश्यकता अनुसार कटाई होगी तो भाई बात एक अलग है। कम से कम तो कटाई हो नहीं रही है क्योंकि बोला ही गया है कि वन ही जीवन है। देखो भाई आज की डेट में हो क्या रहा है कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। कैसी हो रही मेरे भाई? तो
आप कहोगे सर अंधाधुंध जो है वनों की कटाई हो रही है। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर बैठेगा। यह समस्या दिन प्रतिदिन कैसा रूप धारण कर रही है? साधारण। भाई जब अंधाधुंध कटाई करोगे तो साधारण तो रूप धारण नहीं करेगी, ना ही सामान्य रूप, तो विकराल रूप धारण करती जा रही है। भाई वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकृति का ये खूबसूरत रचनाएं रिक्त स्थान की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। किसके लिए घर का काम करती हैं? मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जानवरों के लिए। तो ये खूबसूरत रचनाएं जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भी जो आपके विभिन्न जानवर हैं, जब पेड़ पौधे रहेंगे तो जो कुछ शाकाहारी एनिमल्स हैं तो वो देखो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, पत्तियों पर। तो भाई वो उनके लिए घर का काम करती हैं, वो प्राकृतिक चीज़ें हैं तो उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। रिक्त स्थान, अब अगला क्वेश्चन है कि वे ग्रह की रिक्त स्थान गहराई को बनाए रखने में मदद करते हैं, ग्रह की विश्वसनीयता, ग्रह की आवश्यकता या ग्रह की जलवायु को। तो भाई मैंने यहाँ पे बात किसकी हो रही है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है जलवायु की, क्योंकि यहाँ पर बात जो हो रही है वो वनों की लेकर हो रही है। जब वन होगा तो वन से क्या है? जीवन है, जीवन यानी कि जलवायु पर ही आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। वे जानवरों के लिए एक रिक्त स्थान, आवास और लकड़ी की एक प्रमुख स्रोत हैं। तो वे जानवरों के लिए एक प्राकृतिक आवास है। तो भाई बिल्कुल बात सही है। तो क्या कहोगे सर, ये तो जंगल जो होता है, जहाँ पर वन होंगे तो वहाँ पर जंगल होगा। जब बहुत सारे वन होंगे तो वो एक जंगल ही तो कहा जाएगा, और जंगल में क्या रहते हैं? जानवर रहते हैं। तो जैसे हमारे घरों का आवास रहता है, ठीक वैसे ही जंगलों में जानवरों का आवास रहता है। तो ये एक एक क्या है? तो वो उनके लिए एक प्राकृतिक आवास है, और लकड़ी एक उनका प्रमुख स्रोत है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यहाँ तक कि यदि आज समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने बड़े ही आसानी से दे पा रहे होंगे। आगे मैं चलता हूँ, अगला गद्यांश है गद्यांश नंबर 5। आगे आपको दिया गया है बिल्कुल छोटा सा गद्यांश है, जो कि ये गद्यांश आपके आने वाले समय के लिए दिया गया है। ये एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 को आया हुआ था। बोला है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली, जैसे कि आने वाला त्यौहार है भाई अभी आपका, ठीक है, तो अमावस्या की दीपावली, रिक्त स्थान पहला नंबर। तो पहला रिक्त स्थान आपको दिया गया है। दीपावली पड़ती है, भाई पड़ती है कि दीपावली चलती है कि दीपावली उठती है? भाई देखो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, तो पड़ती है तो कह सकते हैं, यानी कि पड़ती है का मतलब है उस समय जो है कार्तिक कृष्ण की अमावस्या को हम जो है दीपावली मनाते हैं, तो पड़ती है होगी। मतलब कौन सी तारीख पड़ रही है भाई? तो ऐसे आपका बन सकता है। तो पड़ती है भाई, पड़ती चलती उठती थोड़ी होगा। तो हमें तो उपयुक्त विकल्प इसमें चुनना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई? चलिएगा बहुत अच्छे। आगे भाई देखो दिया गया है कि रिक्त स्थान से लोग दिवाली मनाते। लोग किससे दिवाली मना रहे हैं? भाई देखो यहाँ पे लिखा है मनाते हैं कि राम का अयोध्या में। ठीक है भाई, दो के लिए उपयुक्त विकल्प चुनेंगे भाई। यहाँ पे बताना है कि लोग किससे दिवाली मनाते हैं? भाव से मनाते हैं, भयभीत होकर दिवाली मनाते हैं, गलत मालूम से, गलत मान से, नहीं भाई भाव से। कैसे मनाते हैं भाई? सभी लोग भाव से दीपावली मनाते हैं। तीसरा देखो क्या दिया गया है कि राम का अयोध्या में रिक्त स्थान हुआ है। अयोध्या में क्या हुआ था भाई? अयोध्या में उनका क्या हुआ था? अयोध्या में उनकी बातचीत हुई थी इसलिए मनाते हैं? भाई नहीं। अनुभव हुआ था, पाँव हुआ था? भाई नहीं, राज्याभिषेक हुआ था मेरे भाई। सभी लोग जानते हो कि राम का अयोध्या से वापस अयोध्या वापस आए थे, और उनका क्या किया गया था? राज्याभिषेक। तो उसी की खुशी में दीपावली मनाते हैं। अब देखो चौथा पॉइंट आपका दिया गया कि में द्वीप जलाए गए हैं, और कहाँ पर द्वीप जलाए गए हैं भाई? देखो अब ऑप्शन पर निर्भर करेगा आपकी सारी चीज़ें। भाई देखो कहीं कहीं पर दीप जलाए गए हैं कि घर घर? तो यहाँ पर बात हो रही भी घर घर दीप जलाए गए हैं भाई, घर घर। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर बनेगा भाई। परफेक्ट आंसर बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई? घर घर जो है क्या जलाए गए? दीप जलाए गए हैं। अब देखो पांचवा में क्या बोला है कि उनका रिक्त स्थान राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते। तो देखो घर घर आ गया तो यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ना। तो आगे मैं बात करता हूँ भाई, देखो पाँचवें नंबर पर क्या आने वाला है कि विधिवत विधिवत आ, राज्याभिषेक हुआ है, कर्तव्य हुआ, शब्दहीन, लंबा। भाई क्या बोलेंगे?
आप कहोगे सर उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। ये बहुत ही आसान था भाई, बहुत ही छोटा गद्यांश था। आगे मैं चलता हूँ गद्यांश नंबर 6 के बारे में। ये भी देखो बिल्कुल छोटा सा गद्यांश दिया गया है कि जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए रिक्त स्थान छेड़ी तो क्या छेड़ी? मुहिम छेड़ी, रास्ता छेड़ा। भाई रास्ता नहीं छेड़ा जाता है, हवा के लिए पुरुष छेड़ा, भाई पुरुष छेड़ा, महिला छेड़ी। भाई देखो जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ी, मुहिम हो सकता है, मुहिम यानी कि उन्होंने अपनी क्या रखी, उन्होंने अपनी बात को रखना चाहा, उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए एक मुहिम छोड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बनेगा, क्योंकि बाकी के यदि मैं 3 ऑप्शन यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये सेंटेंस बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है। जब अटपटा सा लगे तो समझ लो गलत है। दूसरा है रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दूसरा रिक्त स्थान बने रिक्त स्थान से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को, किससे निपटने के लिए? भाई समस्या से निपटे। खूबसूरती से थोड़ी निपटा जाएगा, लक्षण से निपटोगे? भाई नहीं, हमें तो भाई समस्या से निपटना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। बोलो हाँ या ना। सभी लोग बहुत ही आसानी से पहचान पा रहे हो चीज़ों को या नहीं? तो आप लोग हमें एक बार कमेंट करके वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ मुझे गद्यांश छाटना बहुत अच्छे से आ गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी लगे कि हाँ मैंने आपको आज जितना सिखाया, जितना पढ़ाया, वो आपको सब कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलिएगा आगे। दिया रिक्त स्थान नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है कि का प्रयास किया गया है। किसका प्रयास किया गया? कोहरा का प्रयास किया गया, बीमारियों का प्रयास, आजमाने का प्रयास, दिशा। भाई देखो कोहरा का प्रयास का कोई मतलब ही नहीं, अटपटा शब्द है। बीमारियों का प्रयास नहीं, आजमाने का प्रयास तो हो सकता है कि चलो भाई आजमा लेते हैं, कहते हैं ना भाई आजमा कर देखो। तो आजमा कर देखने का मतलब ही क्या होता है? एक प्रयास ही होता है कि प्रयास करके देखो। तो थर्ड का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी आजमाने का। चौथा देखते हैं भाई, चौथा क्या बोला गया है? रिक्त स्थान और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों के सुधार के लिए पैसा। भाई किसके मालिक? भाई गंदगी और कारखानों, कचरों या शहर? भाई देखो कारखानों के मालिक। कहाँ के मालिक हो सकते हैं? तो भाई कारखानों के मालिक होंगे। गंदगी के मालिक का मतलब ही नहीं, कचरे का मालिक, शहर का मालिक, गलत। कारखानों के मालिक होंगे, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा पॉइंट आपको दिया गया है कि रिक्त स्थान करने के कतई तैयार नहीं थे। क्या तैयार नहीं थे भाई? फुकाने के लिए, खर्च के लिए तैयार नहीं थे, आसानी के लिए, मुश्किल के लिए तैयार नहीं थे। मतलब ही क्या भाई? भाई सीधी सी बात बन रही है, कहाँ पर भाई? खर्च के लिए वो तैयार नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन रख के देखो बिल्कुल उपयुक्त शब्द बनेगा। बाकी के ऑप्शन रखने से यहाँ पर कोई भी सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं भाई अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश है भाई गद्यांश नंबर 7। जितना बड़ा गद्यांश होगा उतना ही आसान होगा। अब इस गद्यांश को आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है। गद्यांश में बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी किसका प्रतीक हो सकता है? बताओ आप लोग। भाई एकता का ही प्रतीक तो हो सकता है, बताओ किसका प्रतीक होगा? जो भी होगा वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा मेरे भाई। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वह देश कैसा है? स्वतंत्र है। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ये देश की समस्त जनता का स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज रिक्त स्थान के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों के द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं रिक्त स्थान सकते थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और रिक्त स्थान को दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है। यह हमारा ध्वज हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त होने पर अपना एवं अपने देशवासियों का गौरवयुक्त अभिमान है। तो ये भी देखो 2024 के ही एग्जाम का आया हुआ, लेटेस्ट एग्जाम जो हुए हैं उन्हीं में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब भाई देखो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी रिक्त स्थान किसका प्रतीक है? ये आपको यहाँ पर एक उचित शब्द भरना है। संरचना का प्रतीक है, पराधीनता का, स्वाधीनता का, अच्छाई का। तो जब आप अच्छाई का प्रतीक बोलेगे या स्वाधीनता का, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो आप कहोगे ना पर बात आज़ाद देश के आज़ाद होने को लेकर हुई है। तो देश की आज़ाद होगी तो किस पर होगी? स्वाधीनता पर। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट होगा, स्वाधीनता का प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े का होना चाहिए? सूती कपड़े का, अच्छे कपड़े का, खादी कपड़े का, मलमल कपड़े का?
तो भाई ये आपको बताना है, तो क्या कहोगे सर? वो अच्छे खादी कपड़े का होना चाहिए। किस कपड़े का भाई? खादी कपड़े का होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो किस कपड़े का होता है? शुद्ध खाकी खादी कपड़े का होता है। आगे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं उतार सकते थे। भाई फहरा सकते थे, दिखा भाई तिरंगा दिखाया थोड़ी जा सकता है। उसको नहीं ला सकते थे, भाई ला का कोई मतलब नहीं। भाई झंडे का क्या किया जाता है? तिरंगे को फहराया जाता है। तो भाई बाकी के दिनों में वो नहीं फहरा सकते थे। ऑप्शन नंबर बी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और किसका प्रतीक है भाई? हास्य को दर्शाता है, गतिविधि को, या इतिहास को, या जनसंख्या को? भाई देखो वो हमारे किसको दर्शाता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया गया था बहुत समय पहले, तो वो एक इतिहास था। तो वो हमारे इतिहास को दर्शाता है, हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारी सभ्यता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा भाई चौथे का। आगे चलते, पांचवा प्रश्न है कि हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की किसको प्रदर्शित करता है? भाई देखो हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, ये मैंने आपको बताया भी था। सेंटेंस में किसको प्रदर्शित करेगा? स्वतंत्रता को। लड़ाई को थोड़ी प्रदर्शित करेगा, ना ही प्रतंत्रता को, ना शुरुआत को, भाई स्वतंत्रता को करेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो भाई बताओ, ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े ही आसानी से आंसर दिए होंगे। चलिएगा अगला गद्यांश आता है, गद्यांश नंबर 8। आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की रिक्त स्थान नहीं देता है। अर्थात मनुष्य कोई भी काम नहीं करना चाहता, उसे उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, सिवाय आराम फरमाने के। आलस्य मनुष्य को रिक्त स्थान मार्ग पर ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपनी कुर्सी से उठने में भी कठिनाई होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका काम कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो उसकी नींद पूरी हो जाए। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना रिक्त स्थान खुद ही बन जाता है। उसे परिश्रम का महत्व समझ नहीं आता है। मनुष्य में कई तरह के दोष होते हैं, जैसे कि लालच, क्रोध, हिंसा, जलन आदि, लेकिन सब भयानक आलस का रोग है। आलस्य मनुष्य को असफलता की राह पर ले जाता है। असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य की रिक्त स्थान है। और शेर भी जंगल में शिकार करने के लिए अपनी भूख मिटाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वह भी परिश्रम करके ही जानवरों का शिकार करता है। कहने का तात्पर्य है कि बिना कोई काम किए किसी को जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, या रिक्त स्थान प्राप्ति नहीं होती है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक अच्छा दोस्तों गद्यांश दिया गया था। और आप सभी जानते हो कि ये जो गद्यांश है ये हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है। और यहाँ पर आपको जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको अपने जीवन में भी आपको उतार लेना है। और बाकी के आप तो आंसर तो करोगे ही। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की अनुभव देता है। भाई मतलब आलस करोगे तो काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। भाई देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आंसर जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा। आलस्य एक ऐसा भाव जो मनुष्य को कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है। भाई कार्य करने की इजाज़त नहीं देगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट आंसर होगा भाई। आलस्य मनुष्य को किस मार्ग पर ले जाता है? अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। भाई कैसे ले जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव ही होगा। आलस्य सुगम का मतलब ही अच्छा होता है, जो रास्ता सरल हो वो गलत। भाई दुर्गम मार्ग पर ले जाएगा, जो कि रास्ता कैसा होगा भाई? गलत होगा, बेकार होगा, आलस्यपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट होगा कि दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना क्या बन रहे हैं? दोस्त खुद ही बन जाते हैं कि दुश्मन? भाई देखो अपने आप ही दुश्मन बने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे दिया है कि असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य की परिणाम है, महान है, अपने हैं या परिणाम है? तो आलसी मनुष्य के परिणाम आते हैं, असफलता ये उनका रिजल्ट निकल के आता है फाइनल। तो क्या कहोगे? फोर्थ का ए। कहने का तात्पर्य है कि बिना कोई काम किए किसी के जीवन को क्या नहीं प्राप्त होगा? भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था लक्ष्य होगा, तो देखो ऑप्शन में भी ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। बोलो हाँ या ना। तो बात समझ में आ गई। तो ये बहुत अच्छा पैसेज था और बिल्कुल आसान था। आगे चलते अपने अगले गद्यांश की ओर, गद्यांश नंबर 9। मैंने अभी तक आपको 8 गद्यांश पढ़ा दिए हैं और आज मैं आपको टोटल 10 गद्यांश पढ़ाने वाला हूं, और बाकी के जो शेष गद्यांश रह जाएंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, ये गद्यांश नंबर 9 है हमारा। इसमें दिया गया रिक्त स्थान में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है वही पसंद में रिक्त स्थान की है। संसद का ढांचा महिलाओं पर रिक्त स्थान है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का रिक्त स्थान मुख्य तौर पर महिलाओं से ही रिक्त स्थान है। ठीक है भाई, अब इनके ऑप्शन को पढ़ेंगे भाई। ऑप्शन में पहला क्या दिया गया है कि किताब, देश, संसद, शरीर। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? किताब, देश, संसद, शरीर। किताब में रीढ़ की हड्डी, देश में रीढ़ की हड्डी, संसद में रीढ़ की हड्डी। तो आप क्या कहोगे सर? आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कहोगे भाई? शरीर की में रीढ़ की हड्डी। भाई रीढ़ की हड्डी कहाँ पर होती है? संसद में होगी, किताब में होगी, देश में होगी, शरीर में होगी। तो भाई यहाँ पर तो शरीर ही आएगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है ना। तो रीढ़ की हड्डी कहाँ होगी मेरे भाई? तो आप कहोगे सर शरीर में होगी। तो पहले का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट होगा, शरीर में रीढ़ की हड्डी। बात समझ में आ गई? अब देखो भाई दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि वहीं संसद में रिक्त स्थान की है। संसद में की है, क्या की है भाई? संसद में जूतों की है, संसद में अखबार की है, संसद में फ़ोन की है, महिलाओं की है, अखबार की है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या आएगा। तो आप क्या कहोगे सर? संसद में। संसद में वहीं संसद जो भूमिका है वहीं संसद में महिलाओं की है। जो रीढ़ की हड्डी की भूमिका है वहीं संसद में किसकी भूमिका है? महिलाओं की। क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही? महिलाओं की। जब महिलाओं की यहाँ पर बात हो रही तो यहाँ पर भी देखो महिलाएं ही आएंगी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है महिलाओं की। तीसरा पॉइंट है भाई निर्भर है, ऊपर है, मौका है या विषय है। तो यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है कि विषय ढांचा महिलाओं पर विषय है। ढांचा महिलाओं पर विषय होगा, या बोलेंगे कि संसद का ढांचा महिलाओं पर निर्भर है, महिलाओं पर निर्भर है, महिलाओं पर विषय है, महिलाओं पर मौका है। तो भाई देखो निर्भर तो होगा भाई, क्या होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ये महिलाओं पर निर्भर है। तो क्या होगा भाई? तीसरे का ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट होगा, महिलाओं पर निर्भर है। चौथा भाई देखो क्या है? ऊंचाई, विकास, नीचता, उपस्थित। ऊंचाई, विकास, नीचता, उपस्थित। भाई विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही संभव है, यही बोलेंगे, या संचालित कह सकते हैं कि संचालित है। ठीक है भाई, यही दो हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ऊपर संभव है, क्या बोलेंगे कि विकास की ओर। तो भाई चौथे का क्या होगा भाई? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी। और चौथे में बी में दिया कि उनका विकास। विकास कैसा है? उनके महिलाओं से संभव है। संभव तो है नहीं, तो ये संभव नहीं, ऊपर होगा, भूमिक होगा, नहीं संचालित। भाई विकास का संचालन किया जाता है तो संचालित होगा, पांचवें का भी सी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर? और आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट गद्यांश दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं और बाकी के शेष गद्यांश को हम कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे ये क्या है? ये सभी एक उपकरण ही तो हैं, भूमि तो है नहीं। मोबाइल, टेलीफोन, किताब है या कार्यालय? भाई आप कहोगे सर ये तो उपकरण है, तो ऑप्शन नंबर 20 को बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई भाई? मोबाइल है, टेलीफोन है, कैलकुलेटर्स हैं, ये सभी क्या है? उपकरण हैं। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट दिया गया है कि बच्चों को ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में अध्ययन हुए हैं। किसके अध्ययन हुए? गतिविधि के, दुष्ट के, व्यापक या कोमल। तो उनकी किसके अध्ययन हुए हैं? तो आपको सर उनके व्यापक अध्ययन हुए। गतिविधि का कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल से उनका व्यापक अध्ययन हुआ है। तीसरा पॉइंट दिया गया कि इनके रिक्त स्थान इस बात का इशारा करते हैं, इनके अतिरिक्त, इनके पैदा, इनके स्मार्ट, इनके निष्कर्ष। भाई इनके अतिरिक्त तो आ सकता है, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, या इनके निष्कर्ष आएगा। तो पैदा और स्मार्ट तो आएगा नहीं, या तो अतिरिक्त आएगा या निष्कर्ष। तो यहाँ पर परफेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर इनके निष्कर्ष। इनके निष्कर्ष यानी कि फाइनली में जो इनका जो निष्कर्ष निकला है वो क्या निकला है कि इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं। चौथा है कि स्क्रीन टाइम तंत्रिका। तो भाई चौथा ऑप्शन देखो भाई क्या दिया गया है। चौथा देखो भाई क्या दिया गया, तो चौथे में आपका दिया गया है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, इशारा, बचपन, अत्यधिक। तो भाई यहाँ से आपको बताना है कि स्वास्थ्य, इशारा, बचपन। तो बचपन स्क्रीन, स्वास्थ्य स्क्रीन टाइम तंत्रिका। तो तंत्रिका संबंधी की बात हो रही है। जब यहाँ पर तंत्रिका संबंधी की विकास हो रही है तो क्या होगा भाई? अत्यधिक। क्या बोलेंगे भाई? अत्यधिक हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में क्या करती है भाई? सलाह देती है। क्या भाई? बढ़ाने में बाधक बनते हैं। क्या बनेंगे? बाधक भी देखो इसमें दिया गया था ना, तो भाई यही इसका आंसर होगा। तो क्या बोलेंगे भाई? अत्यधिक, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें क्या बनते हैं? बाधक बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? बाधक बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए पांचवा का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर?
चलिएगा, अब यहाँ से दोस्तों आता है हमारा गद्यांश नंबर 11, जिसकी चर्चा जो होगी दोस्तों अब हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के दोस्तों हमारे 10 गद्यांश कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद करते हैं ये 10 के 10 गद्यांश आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे गद्यांश आते हैं एग्जाम में, किस किस टाइप के गद्यांश आपके एग्जाम में दोस्तों बन सकते हैं। इन पर दोस्तों आपको सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको लगा हो कि वाकई ये वीडियो हमारे लिए आज की क्लास हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप हमारे डेली क्लासेस से जुड़ सकें। और जिस भी भाई को जिसका भी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। तो जिसका मैंने लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और हो सकता है आज शाम तक आपको एनटीपीसी की भी पीडीएफ अपलोड करवा दी जाए, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपकी मैथ की क्लास हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाए। आप लोगों की कमेंट्स पे कमेंट सारी की सारी मैथ की क्लास लाइएगा। तो भाई मैथ की क्लास बनाने में समय लगता है, पहले तो स्क्रिप्ट तैयार करना होता है, फिर आपका वीडियो बनाना होता है। तो ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि हिंदी और जीके में क्या होता है ऑलरेडी पीडीएफ ही होती है, तो पीडीएफ से ही पढ़ाते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग में स्क्रिप्ट तैयार करना होता है, तो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा समय लगता है, इस वजह से वीडियो लेट हो जाती है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मैं आज तैयार कर लूँगा और कल इस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। तो चलिएगा भाई, सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।